पाइल्स की या फिशर की संभावना जिनको रहती है, ऐसे लोगों को हम ये मान के चलते हैं, ऐसे लोगों को वातज संग्रहणी है। कई बार इनको एनल प्रोलैप्स भी आ जाता है। स्किन ड्राई रहती है। नेचर वाइज इनका नेचर कैसा रहता है? ये उलझन में रहते हैं, बेचैनी में रहते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। इनका नेचर थोड़ा सा इस तरह का होता है। हर काम ये जल्दबाजी में करना चाहते हैं। अगर मैं फिजिक की बात करूं तो ये ज्यादातर या तो अंडरवेट रहते हैं या फिर बिल्कुल इनका बीएमआई 20, 21, 22, 23 के आसपास रहता है। मतलब 20 से 23 के बीच में इनका बीएमआई रहता है, यानी ये मोटे नहीं होते हैं, इनका फिजिक जो है भारी नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें एक चीज और है कि ऐसे लोगों को, कल मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर मुझे सारे के सारे सिम्टम वातज संग्रहणी के हैं, लेकिन आपने बोला है कि ऐसे लोगों को भूख बहुत लगती है। तो सर मुझे तो भूख नहीं लगती है। तो यहां पर वैद्यों में दो चीजों का है हिसाब किताब। कुछ वैद्यों का कहना है कि कुछ लोगों को भूख बहुत लगती है इसमें, और कुछ वैद्यों का कहना है कि इसमें भूख बिल्कुल नहीं भी लग सकती है। तो मैं करेक्ट करता हूं अपने आप को। भूख अगर किसी को नहीं भी लगती है तो वो भी वातज संग्रहणी के रूप में आ सकता है, अगर बाकी लक्षण उसको मैच कर रहे हैं। ठीक है। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। पित्तज संग्रहणी। पित्तज संग्रहणी, तो इसमें क्या होगा? इसमें पित्त दोष बढ़ा होगा। इसमें पित्त दोष बढ़ा होगा। क्या डेफिनेशन होगी भाई इसकी? पित्तज संग्रहणी, मुझे एक मिनट। पित्तज संग्रहणी, मैंने बताया था कि संग्रहणी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है, जिसमें से कल हमने वातज की बात कर ली। आज हम पित्तज और कफज की बात करेंगे। कल हम सन्निपात की बात करेंगे और पूरा कंप्लीट इसको समअप करेंगे पूरी तरह से। ठीक है। तो पित्तज संग्रहणी मतलब क्या हो गया? रिटेंशन और इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ फूड। रिटेंशन और इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ फूड। रिटेंशन और इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ फूड ड्यू टू वीकनेस और ड्यू टू वीकनेस और डिसफंक्शन ऑफ अग्नि। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है? नो नो सर। सर, विजिबल विजिबल है सर। विजिबल है सर, आ रही है आपको सर। आ रही होगी। सर आ रही है सर। आ रही है आ स्क्रीन रही है। पर। आ रही है। आ रही है। पित्त संग्रहणी मतलब क्या हो गया? रिटेंशन और इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ फूड ड्यू टू वीकनेस और डिसफंक्शन ऑफ अग्नि। मतलब कि पेट के अंदर खाना गया और जाने के बाद में वो खाना वहीं का वहीं रखा हुआ है, बिल्कुल आगे मूव ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पेट की अग्नि मंद हो गई है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि रणवीर सर, पित्तज मतलब फायर ज्यादा होना, और वातज में आपने बोला था कि सर मंदाग्नि हो गई है, इसलिए जो है खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। पित्तज में तो ऑलरेडी अग्नि बढ़ी हुई है, तो ऐसे आदमी को खाना डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? समझने का प्रयास कीजिए। वातज में मैंने कहा था, आप इस तरह समझिए इसको। ये एक मोमबत्ती है। ये एक मोमबत्ती है। ये इसकी फ्लेम है। ये एक मोमबत्ती है, इसकी ये फ्लेम है। अब यहां पर मैंने एक फैन रख दिया। यहां पर मैंने एक फैन रख दिया। अब फैन मैंने ऑन कर दिया तो जो मोमबत्ती की जो लौ है, क्या वो प्रॉपर रहेगी? नीलिमा दीदी, प्रॉपर लॉ रहेगी उसकी? प्रॉपर नहीं लॉ रहेगी। नहीं रहेगी। या इसको कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि ये एक गैस बर्नर है और गैस बर्नर पे खाना बन रहा है। आपका ये गैस बर्नर है,
इसके ऊपर ये कढ़ैया चढ़ी हुई है और खाना बन रहा है, ठीक है। और मैंने यहां पर पंखा चला दिया, उसके फ्लेम पे, गैस बर्नर की फ्लेम पे पंखा चला दिया। अब मुझे बताइए, क्या खाना ईमानदारी से पकेगा इसके ऊपर? खाना पकेगा? नहीं पकेगा। क्यों नहीं पकेगा? क्योंकि ये जो लॉ है ये डिस्टर्ब हो गई, ये लॉ डिस्टर्ब हो गई, ऐसे ऐसे भड़कने लगेगी और खाना नहीं पकेगा। इसको बोलेंगे वातज। यानी कि वातज, वात बढ़े होने की वजह से अग्नि का मंद हो जाना। वायु बढ़ी, डाइजेस्टिव फायर है, लेकिन बढ़ी हुई वात की वजह से डाइजेस्टिव फायर डिस्टर्ब हुई और वातज संग्रहणी हो गया। पित्त में क्या होगा? पित्त में सीन ये होगा कि ये फ्लेम तो है, पित्त बेसिकली, जो पित्त होता है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। पित्ता मीन्स, पित्त मीन्स अग्नि एंड वाटर, अग्नि प्लस वाटर, दिस इज कॉल्ड पित्त, दिस इज कॉल्ड पित्त, ठीक है। अब यहां सीन क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई आग है, एक आग है, खूब बढ़िया सी आग जल रही है, अग्नि है, और आपने जो उसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया, तो क्या आग जलती रहेगी या आग बुझ जाएगी? बुझ जाएगी ना आग, बुझ आग बुझ जाएगी। जाएगी। तो पानी गर्म डालो या पानी ठंडा डालो, अगर अग्नि पे पानी पड़ेगा तो आग बुझ जाएगी। सेम यही होता है जो पित्तज संग्रहणी होती है। मेरा चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा, परेशान मत होइएगा, आज भगवान परीक्षा बहुत ले रहे हैं, लाइट चली गई है, ठीक है। तो ईश्वर कई बार परीक्षा लेता है कि देखें आप कितना अच्छे से काम कर पाओगे। तो क्या हो गया? पित्तज मतलब ये हो गया कि आपकी बॉडी में फायर तो है, डाइजेस्टिव फायर तो स्ट्रांग है, लेकिन उसके ऊपर पानी डाल दिया गया। अब वो अग्नि कैसी हो गई? वो डिस्टर्ब हो गई, वो बुझ गई अग्नि, वो अग्नि बुझ गई आपकी। तो ये हो गया पित्तज। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से समझते हैं। कॉजेस क्या क्या होंगे? पित्तज संग्रहणी अगर होगी किसी को तो उसके कॉजेस क्या क्या होंगे, आइए उसको समझते हैं। ठीक है, अपने आपको म्यूट रखिएगा सभी लोग। और निकी सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप म्यूट कर दीजिए सबको। कॉजेस, कॉजेस में क्या क्या होगा? एक्सेसिव इनटेक ऑफ, एक्सेसिव इनटेक ऑफ सर आप म्यूट में हो गए। साहब, सौर, कॉजेज एक्सेसिव इनटेक ऑफ पंजेंट, सौर, सॉल्टी, हॉट एंड स्पाइसी फूड्स। तो पित्तज संग्रहणी का कारण क्या हो जाएगा? अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तीखा, बहुत ज्यादा खट्टा, बहुत ज्यादा नमकीन, बहुत ज्यादा गरम और मसालेदार भोजन करता है, ऐसे लोगों को पित्तज संग्रहणी होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो जितने लोग ये गोलगप्पे खाते हैं, आपको इस समय समाज में गोलगप्पे खाने वाले लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे। पिछले 20 सालों में मैं देख रहा हूं कि गोलगप्पे खाने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो जो लोग ये गोलगप्पे खाते हैं उसमें क्या होता है? एक्सेसिव सौर भी होता है, वो सौर के साथ साथ में वो सॉल्टी भी बहुत ज्यादा होता है, और वो, और उसमें स्पाइसेस भी होते हैं। तो ऐसे लोगों को इस तरह की संग्रहणी की संभावना बन जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या कॉजेज होंगे? ओवर यूज ऑफ फर्मेंटेड और एसिडिक फूड, ओवर यूज ऑफ एसिडिक और एंड फर्मेंटेड फूड्स। जो लोग बहुत ज्यादा फर्मेंटेड फूड्स खाते हैं या एसिडिक फूड खाते हैं, ऐसे लोगों को भी ये बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और अब मैं बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूं, उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा।
excessive anger and stress, excessive anger and stress, ये भी बहुत बड़ा कारण है आपके पित्तज संग्रहणी का, यानी कि जो हीट से ओरिएंटेड आपका आईबीएस है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा तनाव। इसके साथ साथ में स्किपिंग मील्स, जो लोग खाना छोड़ देते हैं, स्किपिंग मील्स एंड इररेगुलर ईटिंग हैबिट्स, मैंने कल बात करी थी आप लोगों से कि हम बार बार अगर खाना खा रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, इररेगुलर ईटिंग हैबिट्स। ये वातज के लिए भी है, ईटिंग हैबिट्स, जिनका वात बढ़ेगा उनके लिए भी है, और जो पित्तज वाले हैं उनके लिए भी है कि अगर वो खाना छोड़ते हैं या इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स क्लियर नहीं है, कभी कभी खाते हैं कभी कभी खाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये वाली संग्रहणी होने की संभावना रहती है। एक और सज्जन है जो एक और सज्जन है जो एक्सेस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, वो व्यक्ति जो अल्कोहल का सेवन बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा करता है, ऐसा व्यक्ति भी पेट का रोगी बनेगा, और ये व्यक्ति पित्तर संग्रहणी का रोगी बनेगा, ये व्यक्ति पित्तर संग्रहणी का रोगी बनेगा, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। लाइट आ गई है, मुझे एसी चलाने की परमिशन दे दीजिए। हाँ जी, मेरा एसी चल गया है, अब मैं आपको सुकून से पढ़ा पाऊंगा। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। चलो, इसके साथ साथ में एक और है, लाइफ स्टाइल से संबंधित कॉजेज और हैं। पित्ता प्रोवोकिंग लाइफ स्टाइल, पित्ता प्रोवोकिंग प्रोवोकिंग लाइफ स्टाइल। पित्ता प्रोवोकिंग लाइफ स्टाइल क्या है? नाइट शिफ्ट्स, नाइट शिफ्ट्स, जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, ऐसे लोगों को इस तरह की संग्रहणी होने की संभावना रहती है। लैक ऑफ स्लीप, जिन लोगों को नींद प्रॉपर नहीं होती, जो अच्छे से सो नहीं पाते, ऐसे लोगों को भी पित्त संग्रहणी होने की संभावना रहती है। और इसके साथ साथ में एंड इमोशनल स्ट्रेन, जिनके ऊपर मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है, बहुत सेंटिमेंटल लोग होते हैं, ऐसे लोग भी पित्त संग्रहणी से ग्रसित होते हैं। ठीक है जी, चलो अब बात करेंगे हम सिम्टम्स की। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की। कैसे मालूम पड़ेगा कि जो संग्रहणी आपको है, जिस तरह का आपका पेट है, ये पित्त पित्त की वजह से खराब है या फिर कफ की वजह से या वात की वजह से? आइए उसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होंगे। सिम्टम्स क्या क्या होंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहला तो फ्रीक्वेंट लूज स्टूल्स, फ्रीक्वेंट लूज स्टूल्स with foul smell, with foul smell and yellowish color, frequent loose stools with foul smell and yellowish color। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए।
वो लोग जिनको दिन में 5 से 6 बार या 7 से 8 बार तक स्टूल्स आते हैं, लूज मोशंस होते हैं, और ये सारे मोशन उनको लूज होंगे। इसके साथ साथ में जब भी वो मोशन करने जाएंगे तो उससे इतनी ज्यादा बदबू आएगी कि कई बार ये लोग खुद ही मतलब जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। दूसरे के तो छोड़ दीजिए, कई बार ये खुद ही बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है आपके परिवार में, आपके घर में, कि आप कहते हो कि भैया पहले सारे के सारे लोग फ्रेश हो जाएंगे, इसके बाद इसको भेजिएगा, वरना उसके बाद जो वॉशरूम जाता है उसके लिए नरक हो जाता है, उसके लिए नरक हो जाता है। तो यानी जिसके मल से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, ऐसा व्यक्ति अगर लूज मोशन करता है, उसके मोशंस लूज होते हैं और दिन में 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार तक वो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये पित्तज संग्रहणी से ग्रसित हो सकता है। ठीक है जी, चल आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को दूसरा लक्षण, ऐसा व्यक्ति एक्सेसिव थ्रस्ट, पित्त बढ़ा हुआ है, अग्नि बढ़ी हुई है, अग्नि बढ़ी होगी तो क्या होगा? इसको इसको ज्यादा प्यास लगेगी, तो इसको एक्सेसिव थ्रस्ट रहेगा, कांस्टेंट अर्ज टू ड्रिंक। तो जो लोग बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, कांस्टेंट अर्ज टू ड्रिंक वाटर, बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, बार बार पानी पीते हैं, ऐसे लोगों को संभावना है कि उनको पित्तज संग्रहणी हो सकती है। तीसरा, बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन इन स्टमक, ऐसे लोगों को आपको पेट में जलन मिलती है, ऐसे लोगों को पेट में जलन होती है। चेस्ट एंड इवन एनएस, एंड इवन एनएस, यानी कि जिन लोगों को पेट में जलन होती है, जिन लोगों को सीने में जलन होती है, और जिन लोगों को लैट्रिन करने के बाद में एनएस एरिया में बर्निंग होती है, इसको हम क्या बोलेंगे? पित्तज संग्रहणी। वो मत समझिएगा सीने में जलन, आंखों में ये तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। वो सीने में जलन नीलमा दीदी दूसरी वाली होती है ना, ये जलन दूसरी वाली होती है, ये पित्तज संग्रहणी की वजह से हो रही है। तो किसी व्यक्ति को यदि सीने में जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है, और मोशन पास आउट करने के बाद में अभिषेक भैया अगर उसको एनएस एरिया में बर्निंग हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पित्तज संग्रहणी, पित्तज संग्रहणी। ठीक है जी साहब, चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। चौथा लक्षण क्या होगा इसका? चौथा लक्षण है फेंटिंग सेंसेशन, फेंटिंग सेंसेशन। ऐसे लोगों का क्या होता है? ऐसे लोग कई बार ऐसा उनको होता है, उनको चक्कर से आ रहे हैं, और ऐसे लोग कई बार बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? ड्यू टू एक्सेसिव डिहाइड्रेशन, ड्यू टू एक्सेसिव डी ड्यू टू एक्सेसिव डिहाइड्रेशन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब वो 6 बार, 7 बार, 8 बार मोशन के लिए जाते हैं, तो क्या होता है? उनके शरीर का पूरा पानी निकल जाता है, और जब उनका शरीर का पूरा पानी निकल जाता है तो वो डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं, एक्सेसिव डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो बेहोश भी हो जाते हैं। ठीक है जी, चलो पांचवा, प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को। पांचवा क्या है? पांचवा है सर आप म्यूट हो गए। ठीक 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 ठीक, मुझे लगता है। नहीं सर, आप मुझे होस्ट बना दो, आप, मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूं।
हाँ, बार बार जो है कहीं ना कुछ हो रहा है, तो मैं इसको कर ही देता हूँ सही। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं इसको सही कर लेता हूँ। एक मिनट, ये आ गया गैलरी व्यू। ठीक है जी, अब सही हो गया। अब मैंने क्या बताया था आपको? इसमें मैंने बताया था एब्डोमिनल पेन क्रैम्स। एब्डोमिनल एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्स पड़ेंगे, इसके साथ साथ में बर्निंग पेन होगा, बर्निंग पेन होगा। ठीक है जी, ये हो गया। छठा, एसिडिक बेल्चिंग। मतलब क्या हुआ इसका? एसिडिक बेल्चिंग मतलब कि जिन लोगों को खट्टी डकारें आती हैं, जिन लोगों को खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिक बेल्चिंग रहेगी जिनको। एंड बिटर बेल्चिंग, बहुत कड़वी कड़वी सी डकारें आती हैं, एकदम बिल्कुल खट्टी डकार और कड़वी डकारें जिनको आती हैं, ऐसे लोग भी किस में आ जाएंगे? ये पित्तज संग्रहणी की श्रेणी में आ जाएंगे। और साथ ही साथ में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हार्ट बर्न, सीने में जलन। ठीक है जी, चलो। ठीक है, क्या क्या मतलब हुआ इसका? थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं अच्छे से। अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम के साथ में, अगर किसी को बर्निंग की प्रॉब्लम के साथ में, अगर किसी को सीने में जलन या खट्टी डकारें आ रही हैं, उसके साथ साथ में उसको 5 से 6 मोशन पर डे आते हैं, और ये सारे के सारे मोशन लूज मोशंस होते हैं, बहुत ज्यादा फाउली मोशंस रहते हैं, बहुत ज्यादा मतलब स्मेल बहुत गंदी होती है इसमें, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? पित्तज संग्रहणी से ग्रसित व्यक्ति कहलाएगा। इसका जो स्वभाव है वो कैसा होगा? इसका स्वभाव होगा बहुत ज्यादा गुस्सैल व्यक्ति होगा ये। इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगी। इसके इसके हाथ को आप टच करेंगे, इसकी बॉडी को आप टच करेंगे, तो वहां पर आपको हीट दिखाई पड़ेगी। मतलब आप इसकी बॉडी को टच करेंगे तो आपको लगेगा इसका शरीर जल रहा है। तो ये सिर्फ अंदर से ही नहीं जलता है, ये सुष्मिता जी बाहर से भी जलता है। इसके हाथ जलते हैं, इसके पैर जलते हैं, इसके हथेलियां जल रही होती है, इसके पैर के तलवे जल रहे होते हैं। इसको टच करेंगे तो पूरी बॉडी एकदम बर्निंग मिलेगी। गुस्सा बहुत ज्यादा रहती है इसको, इसके नाक पे गुस्सा रहता है। दूसरी जो सबसे अच्छी चीज है वो क्या है कि मोदी केयर में ये आदमी बहुत सफल होता है। अब आप कहोगे सर ये कौन सा लॉजिक हो गया? मोदी केयर में ये आदमी सफल होता है, इसका क्या मतलब हो गया? इसको कैसे कनेक्ट करें? मैं कनेक्ट करता हूं आपको। इस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप होती है, इस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप होती है। ये व्यक्ति एक्शन टेकिंग मैन होता है, ये व्यक्ति रिस्क टेकिंग आदमी होता है। ये व्यक्ति मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहेगा। लेकिन ये आदमी होता बड़ा ईगोइस्टिक है। इसके संग में बड़ी समस्या ये है कि ये ईगोइस्टिक बहुत होता है। ये कहता है मैं सुनूं, तुम सुन, मैं कह रहा हूं तुम सुनो, मैं कह रहा हूं तुम सुनो, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं नहीं सुनूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इस व्यक्ति का नेचर ये होता है कि ये कहता है मैं कह रहा हूं तुम सुनो, लेकिन तुम कहो तो जरूरी नहीं है कि मैं भी सुनूं। क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप को लीडर मानता है, और लीडर मानता ही नहीं है, लीडर होता भी है। लेकिन इसके संग में बवाल यही होता है कि इसके लोगों से बहुत कम पड़ती है। अगर ये व्यक्ति थोड़ा सा पित्तज हो जाए और थोड़ा सा कफज हो जाए, तो ये व्यक्ति दुनिया पे राज कर लेता है। यानी कि पित्त की मात्रा कितनी हो जाए? 40% हो जाए, 40% कफ की मात्रा हो जाए, 20% वात की मात्रा इसके अंदर हो जाए, तो व्यक्ति दुनिया में राज कर ले। लेकिन पंगा ये है कि ज्यादातर इस तरह के लोग 80% पित्त होते हैं, 10% कफ, 10% वात। और इसलिए ये जीवन में बहुत काबिल होने के बावजूद भी लाइफ में
सफलता की उस मीनार तक नहीं पहुंच पाते, उस स्तंभ की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक ये पहुंच सकते हैं, जहां तक इनकी संभावना रहती है, क्योंकि इनका पित्त बहुत बढ़ा रहता है। और पित्त बढ़े होने की वजह से गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, और गुस्सा बहुत ज्यादा आने की वजह से ह्यूमन रिलेशंस इनके बहुत पॉजिटिव नहीं होते हैं। ये पंगा कर लेते हैं, और पंगा करते समय ये नहीं सोचते हैं कि मैं जिससे पंगा कर रहा हूं वो कौन है। मैं आपको दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल दूंगा। पहला एग्जाम्पल है रावण का। रावण का रावण का स्वभाव क्या था? पित्त स्वभाव का था रावण। उसको पता था कि जिससे मैं पंगा कर रहा हूं ये नारायण है, लेकिन बोला होंगे नारायण, अपने घर के होंगे। रावण ने सोच लिया तो सोच लिया, सीता को हरण करना है तो करना है, लड़ेंगे मरेंगे मिट जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे तबाह हो जाएंगे वो बात की बात है, लेकिन सीता को वापस नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। लंका में आग लग जाए, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती मर जाए, लेकिन सरेंडर नहीं करेगा रावण। रावण कौन था? पित्त स्वभाव का था। पित्त स्वभाव का था। सेम यही एग्जाम्पल था हिरण्यकश्यप का। उसे पता था कि मेरे घर में प्रहलाद पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी उसने कहा ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, कोई हरि नहीं कोई नारायण नहीं। ले लिया पंगा, मर गया वो। कंस ये भी यही था, हिटलर ये भी यही था। ये सारे जितने बवाली लोग आपने दुनिया में देखे हैं, ये सारे के सारे इनको सबको लूज मोशन होते थे, पतले वाले, यानी कि ये पित्तज संग्रहणी के लोग थे। ठीक है, आप में से भी यहां कुछ लोग बैठे होंगे जिनके अंदर लीडरशिप होगी, जिनके अंदर लक्ष्य होगा, वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हैं, पूरी जान लगा देते हैं, जिसको ठान लेते हैं वो पूरा करके रहते हैं। जब बोलते हैं तो लगता है वाह क्या बात कर रहे हैं, लेकिन पंगे उनके संग बहुत रहते हैं। उनका ईगो उनकी नाक पे रहता है। कोई मुझे करेक्ट करे ये बर्दाश्त नहीं है, कोई मुझको सही करे ये बर्दाश्त नहीं है, मैं दुनिया को करेक्ट करूंगा क्योंकि ये अधिकार सिर्फ मेरे पास में है। ये है पित्तज स्वभाव के लोग, ये है पित्त स्वभाव। समझ में आ गया आपको? आइडिया लग गया आपको? पहचान लोगे पित्त वालों को, बड़े आसानी से पहचान में आ जाते हैं, बड़े आसानी से पहचान में आ जाते हैं। तो यही समझाना है आपको कि जब आप किसी का ट्रीटमेंट करें तो ट्रीटमेंट करते समय अगर उसकी प्रकृति को पहचान ले आप, और फिर प्रकृति के आधार पे अगर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो विश्वास मान के चलिए ट्रीटमेंट 100% सफल होगा। ट्रीटमेंट 100% सफल होगा। तो आपको मैं बताता चल रहा हूं कि वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, और उसी के आधार पे आपको ट्रीटमेंट करना है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या होगा ट्रीटमेंट इसका? मैंने सिम्टम्स बता दिए और मैंने कॉजेज बता दिए। अब मैं बात कर रहा हूं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट है फास्टिंग एंड लाइट फूड। यद्यप इसको अच्छा नहीं लगेगा, लाइट फूड का ये शौकीन नहीं होता, इसकी बॉडी में पित्त बढ़ा रहता है, तो इसको जो है इसको बहुत गर्मा गर्म खाना चाहिए, इसको बिल्कुल तड़क भड़क वाला खाना चाहिए, इसको ये चिकन मटन बिरयानी ये वो वाला खाना बहुत बढ़िया, कढ़ाई पनीर एकदम पनीर लबाबदार। जानते हो पनीर लबाबदार? मैंने तो नहीं सुना है, होटलों में खाया जाता है, बड़े बड़े लोग सुना है मैंने पनीर लबाबदार खाते हैं। वो पनीर लबाबदार ये वही वाला खाना पसंद करता है, लेकिन अगर इसको सही रखना है तो इसको एक तो फास्टिंग करनी पड़ेगी, और दूसरा इसको इसको लाइट फूड खाना पड़ेगा। ठीक है साहब, आगे क्या होगा? इसका जो ट्रीटमेंट होगा उसमें आप इसको आंवला देंगे तो इसमें आंवला फायदा करेगा। आंवला सिरप आप दीजिए इसको, 20 ml सुबह और 20 ml शाम को। 20 ml सुबह और 20 ml शाम को, इसको आंवला देंगे। आंवला सिर्फ इसके लिए बहुत फायदा करेगा, क्योंकि आंवला जो है पित्त को मारने के लिए होता है। ठीक है, आंवला दीजिए इसको। दूसरा इसको फायदा करेगा गिलोय, 1 टैबलेट मॉर्निंग एंड 1 टैबलेट इवनिंग। गिलोय दीजिए इसको, ये दूसरा आइटम है। तीसरा आपको
बाजार में मिलेगा, ये तो मोदी केयर में दोनों चीजें मिल जाती हैं। तीसरा एक और आता है, आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे, मुलेठी। मुलेठी जिसको हम लोग यष्टि मधु बोलते हैं, यष्टि मधु। आप गूगल पे सर्च करेंगे या उस पे सर्च करेंगे तो, किसी भी ई कॉमर्स साइट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा यष्टि मधु, मुलेठी, जिसे लिकोराइस बोलते हैं, लिकोराइस। ये भी बहुत फायदा करता है जिन लोगों को इस तरह की समस्या है, वो मुलेठी जो है लेके, मुलेठी लेके उसको चूसते रहें, तो उससे उनको बहुत लाभ मिलता है। ठीक है। इसके साथ साथ में ऑफ कोर्स बेल इसमें भी फायदा करता है, बिल्व, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कल मुझे बताया था सुष्मिता ने, जिसको बोलते हैं वुड एप्पल। मुझे एक नई अंग्रेजी मालूम पड़ी, बिल्व यानी कि वुड एप्पल। बेल यहां भी बहुत अच्छा फायदा करता है, बेल इसमें बहुत बढ़िया फायदा करता है। ठीक है। चलो, और क्या फायदा करेगा इसमें? कुटज घनवटी वात कफ और वात पित्त और कफ तीनों में फायदा करती है। तो कुटजा रिस्ट भी ले सकते हैं, कुटजा रिस्ट ले सकते हैं। ये 20 ml सुबह, 20 ml शाम को ले सकते हैं खाने के बाद। 20 ml सुबह और 20 ml शाम को खाने के बाद ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं, आफ्टर मील, खाने के बाद ले लीजिए। ये एक ऐसी दवाई है कुटजारिस्ट जो संग्रहणी के लिए रामबाण है। दो दवाइयां संग्रहणी के लिए रामबाण है, पहली कुटजारिस्ट, दूसरी बेल। ये दो दवाइयां संग्रहणी के लिए रामबाण है, आफ्टर मील, आफ्टर मील। तो ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? फास्टिंग और लाइट फूड लेना है आपको। आंवला अच्छा फायदा करता है, गिलोय अच्छा फायदा करता है, मुलेठी अच्छा फायदा करता है, बेल का शरबत इस समय बहुत आ रहा है बाजार में। आप बेल का शरबत अच्छे से पीजिए, जिन लोगों को पित्त की समस्या रहती है उनको फायदा करेगा। कुटजा रिस्ट ले सकते हैं, आयुर्वेदिक औषधि है, 20 ml सुबह, 20 ml शाम को ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा फायदा करेगा। ठीक है। पथ्य में आपको देखेंगे कि मतलब क्या खाना चाहिए, तो इसमें आपको राइस बहुत अच्छा फायदा करेगा, लाइट राइस, जिसे भात बोलते हैं। आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, कांजी, चावल की कांजी पढ़ाई थी मैंने। इसमें चावल की कांजी जो है वो बहुत अच्छा फायदा करती है, चावल की कांजी। आप पूछेंगे सर चावल की कांजी क्या होता है? एक कटोरी चावल ले लीजिए, एक कटोरी चावल, और उसमें आप पानी डाल दीजिए। उसमें आप पानी डाल दीजिए, कितना पानी डालेंगे? जितने में चावल डूब जाए अच्छे से। उसके बाद क्या करना है? सुबह उठने के बाद में उस चावल में पानी निकाल दीजिए उसका। अगर वैसे तो पानी एब्जॉर्व कर लेगा राइस, लेकिन अगर नहीं एब्जॉर्व किया तो जो पानी बचा है उसको निकाल दीजिए। और उसमें आपको दही डालना है, करीब 50 ग्राम आपको दही डालना है। बिल्कुल पके हुए चावल, बिल्कुल सही बात है, पके हुए चावल ले लीजिए। और अगर बासी चावल हो यानी दोपहर के चावल हो तो ज्यादा अच्छा है। यानी दोपहर में मैंने चावल बनाए, रात में वो 1 बाउल चावल पानी भिगो के मैंने रख दिए, सुबह उठने के बाद में पानी बाहर निकाल दिया। जो चावल थे उसमें 50 ग्राम दही डाला मैंने, थोड़ा सा उसमें अपने हिसाब से मैंने जीरा वगैरह डाल दिया, थोड़ा सा उसमें मैंने जीरा वगैरह डाल दिया, और उसको अच्छे से बढ़िया टेस्टी बना के, थोड़ा सा अपने हिसाब से सेंधा नमक या काला नमक जो भी आपको सूट करता है वो बना लीजिए। और बनाने के बाद में उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप चम्मच से मिक्स कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं मिक्स कर पा रहे हैं तो उसमें डाल दीजिए, मिक्सी में डाल दीजिए। मिक्सी जो होती है, मिक्सी में डाल दीजिए, वो बिल्कुल घोट देगा उसको। यानी पूरी तरह से वो मिल जाएंगे, चावल और दही आपस में पूरी तरह से मिल जाएंगे। और फिर उसको बाकायदा ग्लास में लेके पी जाइए सुबह सुबह। तो राइस की जो कांजी है ये बहुत अच्छा फायदा करती है जिन लोगों को ये पित्त वाली संग्रहणी होती है। ठीक है। इसके साथ साथ में वो वाली, हाँ, ये वाली कांजी पित्त के लिए नहीं, ये वात में रखी है मोक्ष गोयल मैम, ये मैं पित्त की बता रहा हूँ। वो जो राइस वाली कांजी वाली बता रहा हूँ आप, उस सरसों वाली, उसको वात के लिए रखिए। चलो, लाइट राइस आप ले सकते हैं विथ कर्ड, विथ कर्ड, ये अच्छा रहेगा आपके लिए, ये अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ में, हाँ बिल्कुल, आप बटर मिल्क भी इसमें बड़ा अच्छा फायदा करता है।
बटर मिल्क जो है, यानी कि कुल मिला के मट्ठा या छाछ जिसे आप बोलते हैं, तो बटर मिल्क इसमें बड़ा अच्छा फायदा करता है। ठीक है। बॉइल्ड वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी इसमें बड़ा अच्छा फायदा करती हैं। बॉइल्ड वेजिटेबल्स इसमें बड़ा अच्छा फायदा करती हैं। ठीक है। और क्या क्या अवॉइड करना है? एक्सेसिव टी, मैंने ऊपर जो बोला था आपको वो ऐसा अवॉइड करना है। ज्यादा जो लोग चाय पीते हैं, अवॉइड। सब लोग समझदार हैं इसमें। टी कॉफी, ये आपको सबको अवॉइड करनी। टी कॉफी, टी कॉफी, फ्राइड, ये हो गया टी कॉफी, हो गया। चलो, टी, हाँ टी कॉफी आपको अवॉइड करनी है। इसके साथ साथ में फ्राइड फूड्स आपको अवॉइड करने हैं। ये आपको स्पाइसी अवॉइड करने हैं, ये आपको अवॉइड करना है। ये कॉमन सेंस की बात है, आप लोग सब जानते हैं इसको। ठीक है। चलो, होम रेमेडीज में बात करें तो होम रेमेडीज में क्या देना है? पित्त, अगर ये पित्त वाली संग्रहणी है तो पित्त वाली संग्रहणी है तो फिर होम रेमेडीज में क्या देना है उसकी बात कर लेते हैं। हाँ, होम रेमेडीज में, हाँ मैंने बताया जो आपको, नंबर एक, बिल्व का पल्प, यानी कि बेल का शरबत अगर आप लेंगे विद वाटर, वही बात हो गई, बेल का शरबत, समझते हो आप लोग? बिल्व पल्प विद वाटर, यानी कि बेल का जो आपने गूदा निकाल लिया और उसको बहुत अच्छे से वाटर में लगा लिया, वाटर में मिक्स कर लिया, तो ये आपके लिए बहुत फायदा करता है। इसके साथ साथ में दूसरा आपके लिए होम रेमेडी है, रोस्टेड क्यूमिन विद बटर मिल्क। रोस्टेड क्यूमिन विद बटर मिल्क, यानी कि आपको क्या करना है, मट्ठे के साथ में क्या लेना है? भुना हुआ जीरा। भुना हुआ जीरा इसमें आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा फायदा करता है। तीसरा क्या फायदा करेगा? कोकोनट, मैंने कल बताया था आपको, कोकोनट वाटर, नारियल पानी इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। नारियल पानी इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ये मैंने कुछ आपको होम रेमेडीज बताई हैं इसकी। ठीक है जी। चल, ये मैंने आपको कुछ होम रेमेडीज बताई हैं। ठीक है जी। इससे संबंधित अगर कोई सवाल आपका है तो आपके पास में मेरा पर्सनल नंबर है 8840648291। फिर से 8840648291 मेरा पर्सनल नंबर है। आपको अगर इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछने हैं, आपका पर्सनल केस है, आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो वो चार्जेबल रहेंगे। 500 रुपीज उसकी फीस पड़ती है। आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आपसे कफज की। मैंने पित्तज पढ़ा दिया, अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको कफज संग्रहणी। कफज संग्रहणी, कफज संग्रहणी समझिए ध्यान से। दिस इज कॉज्ड बाय, क्यों कॉज्ड होगा? कॉज्ड बाय एग्रीवेशन ऑफ कफ दोषा। कफ दोषा, जिसके अंदर कफ दोष बढ़ा होगा उसको क्या होगा? उसको कफज संग्रहणी होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और ये क्यों होता है? अगेन, वीकनिंग ऑफ अग्नि। यहां पर भी अग्नि क्या होती है? यहां पर भी अग्नि आपकी मंद हो जाती है। इट्स लीड्स टू, अगर कफ की वजह से, अगर कफ की वजह से अग्नि मंद होगी तो क्या होगा? इट लीड्स टू स्लो मेटाबॉलिज्म।
ये क्या कर देगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगा। बने रहिएगा, हम आपको कफ के लक्षण भी बताएंगे, आपको बहुत आनंद आएगा इसको सुन के। ठीक है, इट लीड्स टू स्लो मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एंड इसके साथ साथ में क्या होगा, म्यूकस। ऐसे व्यक्ति को म्यूकस बहुत बनेगा, म्यूकस लेडन स्टिकी स्टूल्स, हैवीनेस एंड लेथार्जीनेस, हैवीनेस एंड लेथार्जीनेस। मतलब क्या हो गया इसका, ऐसी संग्रहणी जो कफ दोष के कारण एग्रीवेट होती हो, जहां पर अग्नि, आपकी डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाता हो, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता हो, आपको आंव आता हो। आंव यानी कि आपकी जो म्यूकस है, आपका जो मल है, जो फीकस है, उसमें म्यूकस बहुत ज्यादा रहता हो। और स्टूल्स कैसे होंगे, स्टिकी होंगे। स्टिकी यानी कि पॉट में चिपकने वाले स्टूल होंगे। साथ ही साथ में भारीपन बहुत रहेगा और थकान बहुत ज्यादा रहेगी, थकान बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है जी, ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। कॉजेस नंबर 1, एक्सेस इनटेक ऑफ हैवी ऑयली स्वीट एंड कोल्ड फूड्स। हम चर्चा करेंगे अभी इसकी। एक्सेस इनटेक ऑफ हैवी ऑयली, जो छोले भटूरे खाने वाले लोग हैं, ऐसे लोग सावधान हो जाएं। जो बहुत ज्यादा मिठाई खाने वाले लोग हैं, ऐसे लोग, भाई स्वीट एंड कोल्ड फूड, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा मिठाई खाने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को कफ से जनित संग्रहणी हो सकती है, यानी कफ दोष से संबंधित संग्रहणी हो सकती है। दूसरे, ओवर ईटिंग करने वाले लोग, जिन लोगों को जरूरत है 2 रोटी की, लेकिन उसके बावजूद भी वो 6-6 रोटियां खाते हैं, दिन भर खाते ही रहते हैं, ऐसे लोगों को भी कफ जनत संग्रहणी हो सकती है। थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आपने देखा होगा शादी बारातों में बहुत सारे लोग जाते हैं, और जाने के बाद में फिर उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि आज निपट जाएं तो हमें ना उठाइयो। मिलते हैं ऐसे लोग, उनकी प्लेट देखो तो लगता है पूरे खानदान का खाना ये आज ही निपटा देंगे। ठीक है, उसी में दाल भी रहती है, उसी में उनका पनीर भी रहता है, उसी में उनका दही बड़ा भी रहता है, उसी में उनको काजू वाला पनीर भी रहता है, उसी में वो जो जो बनता है वो कहते हैं जो बना है वो मेरे लिए बना है और मेरे इस पापी पेट के लिए बना है, और सारा कुछ प्लेट के अंदर होना चाहिए। वेणुगोपाल जी, होता है ऐसा? साउथ में होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, नॉर्थ में बहुत ज्यादा होता है, नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा होता है। तो जिनको हम बोलते हैं हौहार, एक भाषा बोली जाती है महाराष्ट्र में बोलते हैं हौहार, जो खाने पे बैठते हैं तो फिर बिल्कुल हौहारों की तरह भिड़ जाते हैं, ऐसे लोगों को कफ जनित संग्रहणी अक्सर देखी जाती है। तो जो लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और खाने के बाद में आइसक्रीम खाते हैं, मैंने ऊपर क्या बोला, स्वीट एंड कोल्ड। आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है कि मधुर रस खाने से पहले खाना चाहिए, यानी मीठा कब खाना चाहिए, खाने से पहले खाना चाहिए। लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या कर रहे हैं, मीठे को कब खाते हैं, खाने के बाद खाते हैं, और यही कारण है कफ जनित संग्रहणी के होने का। मीठा कब खाना चाहिए, पहले खाना चाहिए खाने के। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरा खाना खाने के बाद में फिर एक आइसक्रीम नहीं खाते हैं, फिर फ्री में मिल रही होती है तो 4, 5, 6, जब तक पेट ये ना कह दे कि मैं फट जाऊंगा,
तब तक वो कहते हैं खाने दो खाने दो खाने दो खाने दो। जब पेट कहता है मैं फट जाऊंगा, तब कहते हैं अच्छा आप शगुन दे के चलो, चला जाए अच्छा। और फिर आखिरी में जब कोई सहेली मिल जाती है, उससे क्या कहते हैं हमने तो कुछ खाया ही नहीं, हमारा तो स्वभाव ही नहीं है खाने का, शादी बरातों का खाना तुम्हें अच्छा लगता ही नहीं है। अब ये खाना गया कहाँ पे, तुझे अच्छा नहीं लगता तो लड़की के बाप के दिल से पूछो, उसकी प्लेटें कम पड़ गई और तुम बता रहे हो खाना तो हमें अच्छा लगता ही नहीं, हम तो शादी बरातों में कुछ खाते ही नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे वैसे ले लेते हैं। ये ये कौन लोग हैं, ये कफ जनित इनको संग्रहणी होती है। ठीक है साहब। तो एक चीज मैं याद दिला दूं आपको, शादी बारात में कभी भी जाइए, किसी भी पार्टी फंक्शन में जाइए, तो मेरी बात याद रखिएगा, पहले क्या खाना है, पहले मीठा खाना है। और मीठा खाने के बाद अगर पेट में जगह बचे तो खाना खाइए, अननेसेसरी उसी की प्लेट मत उठाइए। एक प्लेट 1500 1800 रुपए की आती है भाई साहब, मेरे दिल से पूछो, मुझे पता है। ठीक है, तो पहले क्या करो, पहले मीठा खा लो, और मीठा खाने के बाद अगर जगह बचे तो नीलमा दीदी खाना खाओ, वरना क्या करो, खाना मत खाओ। अरे दाल चावल रोटी सब्जी तो तुम्हारे घर में बनी जाती है रोज, बढ़िया बढ़िया आइटम पहले खाओ ना, बढ़िया बढ़िया आइटम पहले खाओ जो घर में नहीं बनते हैं, और फिर पेट भर के वही वाला खा लो। और फिर फुल प्लेट क्यों उठाओगे जब पेट भर के वो वाला खाना खा लिया तो तुम्हारा सगुन लड़की के बाप को मिलेगा तो तुम्हें दुआएं देगा। और तुमने दिए 1100 रुपए और 4 प्लेटें तुमने उठा ली उसकी बेचारे की, उसकी तो बैंड बज गई। ठीक है ना। तो क्या करोगे आज के बाद से, खाना कौन सा खाओगे अभिषेक भैया, पहले मीठा खाएंगे, जब मीठे से पेट भर जाएगा तब खाना खाएंगे जरूरत होगी तो, अन्यथा नहीं खाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद भी कहता है पहले मीठा खाओ उसके बाद खाना खाओ, तो कफ जनित कफज संग्रहणी नहीं होगी। ठीक है, कितनी अच्छी बात बताई। आज के बाद से मीठा पहले, मीठा पहले। वही तो नहीं बनता घर में, रसमलाई घर में कहाँ रोज बनती है, मूंग का हलवा रोज कहाँ घर में बनता है, रोशोगुल्ला कहाँ रोज बनता है घर में, वो खाओ ना उसके यहाँ। तुम उसके यहाँ दाल चावल रोटी सब्जी खाने लगते हो, वो मत खाओ, वो तो घर में खा लेना अपने आकर। चलो अच्छी मतलब वाली बात करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को फ्रेश कर देते हैं, इसलिए बोलते हैं बातें। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि साहब दिन में अगर हम 2 4 घंटे सो ना लें, कम से कम 2 घंटे सो ना लें, तो हमें चैन ही नहीं पड़ता है। स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे, दिन में सोने वाले लोगों को कफ जनित संग्रहणी होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि जैसे ही वो खाना खा लेते हैं, खाना खाने के इमीडिएट बाद उनकी आंखें अब सोना है, फिर वो नहीं जगते। हम लोग जब मीटिंगें करते थे तो उसमें ज्यादातर मेरा सेशन जो है, मेरे अप्लायंस क्या करते थे, लंच के बाद करते थे, और मुझे उसमें से आधे लोगों को जगाना पड़ता था बार बार, क्योंकि जैसे ही लंच के बाद में वो कुर्सी पे बैठते थे, बढ़िया ठंडी ठंडी एसी की हवा चलती थी, आधे से ज्यादा सो जाते थे, तो उनको बार बार जगाना पड़ता था। तो क्या करते हैं, जो लोग दिन में सोते हैं और गहरी नींद सोते हैं और लंबा सोते हैं, यानी कि 20 मिनट सोना बहुत जरूरी है, सब लोग ध्यान से सुन लो, खाने के बाद में दिन में भी 20 मिनट सोना बहुत जरूरी है, एक नैप लेना बहुत जरूरी है। लेकिन जो 2 घंटे सोते हैं, ऐसे लोग अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे स्ट्रिट से उनका वेट कम हो जाएगा, तो नहीं कम होगा, नहीं कम होगा। अगर आपने दिन में सोना बंद नहीं किया और आप सोच रहे हैं ऐसे किट के माध्यम से वेट कम हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि आप शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, कफ बढ़ा रहे हैं, और कफ बढ़ेगा तो स्थौल्य बढ़ेगा, आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, चलो और क्या होता है, कफ किसका किसका बढ़ता है, चौथी चीज समझ लीजिए, 2 4 मिनट ज्यादा लग जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ के जाइए यहां से, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, जो लोग बहुत ज्यादा आराम पसंद होते हैं, ऐसे लोगों को भी कफ जनित संग्रहणी होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। फ्रीक्वेंट ईटिंग विदाउट प्रॉपर हंगर, फ्रीक्वेंट ईटिंग विदाउट प्रॉपर हंगर। एक बहुत अच्छे संत हुए थे, एक बहुत अच्छे संत हुए थे, उनसे किसी ने पूछा, कोई मुस्लिम फकीर थे वो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्ट उनका, उनसे किसी ने पूछा कि आपकी साधना क्या है, आपकी
साधना क्या है, आप कैसे साधना करते हो, आप कैसे ईश्वर को याद करते हो, आपका आपका तरीका क्या है ईश्वर को याद करने का। उन्होंने कहा दो काम करता हूं, दो काम करता हूं, जब भूख लगती है तब खाता हूं, और जब नींद आती है तब सोता हूं। बस दो तरीके हैं। आप अपने शरीर पे इतना ही उपकार कर दीजिए, आपका शरीर पूरे जीवन आपका साथ देगा। क्या करोगे? जब भूख लगेगी तो खाएंगे, जब नींद आएगी तो सोएंगे। आपको लगता है सर भूख लगती तभी तो खाते हैं ना, आप तो टाइम देख के खाते हो। रात हो गया है, अब खा लो। अब दोपहर हो गई है, अब खा लो। आज पत्नी ने बनाया है, अच्छा बनाया है, अब खा लो। आज रिश्तेदार आ रहे हैं, इनके साथ में बैठ के खाना है, अब खा लो। आज बहुत बढ़िया बना है इसलिए 4 बार खा लो। आज बिल्कुल अच्छा नहीं बना इसलिए एक बार भी नहीं खाएंगे। आप भूख के आधार पे खाना नहीं खाते हो। सच्चाई ये है कि सुमैया मैम, आपको भूख लगे आप खा लीजिए, और आपको नींद आए आप सो जाइए, आपकी साधना कंप्लीट हो गई, आपकी शरीर की साधना कंप्लीट हो गई। लेकिन हम ये नहीं करते वेणुगोपाल सर, सही बता रहा हूं आपको, नहीं करते। हम टाइम, लंच हमारा पीरियड होता है 1 से 2 का। अब से एक भैया बैंक में काम करते हैं, इनका टाइम है 1 से 2, खाएंगे खाएंगे, वरना फिर बैंक वाले थोड़ी मौका देंगे इनको। तो इनको 1 से 2 खाना है, भूख लगे तो खाओ, नहीं भूख लगे तो खाओ। हमें बचपन से स्कूल में सिखाया गया है इस तरह से कि हमारा लंच टाइम 12:30 से 1 रहेगा, 12:30 से 1 o'clock तक रहेगा। तो आपको भूख लगी जरूरी तो नहीं रविंदर अंकल, आपका लंच टाइम ही 12:30 से 1 o'clock है, आपको उसी में खाना है। भूख लगे तो खाओ, नहीं भूख लगे तो खाओ, पुराना पच गया तो खाओ, पुराना नहीं पचा तो भी खाओ। और हम क्या हो गए? हम बीमार हो गए। भूख कब लगेगी आपको? भूख तब तक नहीं लगेगी आपको अभिषेक भैया जब तक आपका पहला पचेगा नहीं। लेकिन देख लो कितना बजा, 10:30 बज रहा है, अभिषेक भैया अभी चाय चल रही है। अब बताओ ये कोई तरीका है? 10:30 बजे रात में आदमी चाय पी रहा है, फिर कह रहा है भाई साहब पेट सही नहीं रहता। अरे यार ये कोई टाइम है चाय पीने का? इस समय तक तो आपकी एक नींद पूरी हो जानी चाहिए, मतलब पुराने शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन चलिए, चलो और पढ़ाते हैं अच्छा कुछ आपको। बढ़िया, मैं बस 7 मिनट बचे, 7 मिनट में बहुत कुछ पढ़ाना है आपको। जी। इसके साथ साथ में जो लोग बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, जो लोग बहुत ज्यादा दूध दही का सेवन करते हैं, कंजम्पशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, ऐसे लोगों की भी संभावना बहुत ज्यादा रहती है। फ्राइड फूड, बहुत ज्यादा तला भुना खाते हैं, ऐसे लोगों को भी बहुत ज्यादा संभावना रहती है। एंड कोल्ड ड्रिंक्स, अब कोल्ड ड्रिंक में कई चीजें आ गई। कोल्ड ड्रिंक मतलब सिर्फ वही फूड, वो नहीं हो गया, पेप्सी नहीं हो गया। कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे कि आइसक्रीम भी इसी में आ गई आपकी, पेप्सी और कोका कोला भी इसी में आ गया। जो आप लोग जो भी ठंडा बहुत चिल्ड बिल्कुल पीते हो, वो सब इसी में आ जाता है। ठीक है, चलो सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसके वो समझ लेते हैं फटाफट। और सिम्टम्स से आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। हम आपको मेंटल सिम्टम्स भी बताएंगे, आपको करेक्टर बताएंगे कि आप कैसे पहचानोगे कौन सा व्यक्ति कफज है। ठीक है, सिम्टम्स क्या होंगे इसके, और इसके साथ साथ में हम आपको ये भी बताएंगे अगर आपके बच्चे हैं, आपका बेटा है या बेटी है, तो आपको किस व्यक्ति के साथ में अपने बच्चे की शादी करनी चाहिए, अपनी बेटी की शादी किस तरह के लड़के के संग करनी चाहिए, और अपने लड़के की शादी किस तरह की लड़की के साथ करनी चाहिए, हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन बताएंगे उसी को जो आखिरी तक टिकेगा। अब आपकी मर्जी, लीव कर जाओ छोड़ जाओ, लेकिन बहुत बढ़िया चीज बताएंगे, ऐसी चीज बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल देगा, आपके जीवन की बिल्कुल परिभाषा ही बदल देगा। और अगर वो आपने दिमाग में रखा तो मजा आ जाएगा आपको। चलिए बात करते हैं, सिम्टम्स क्या होगा इसका? स्लो डाइजेशन, स्लो डाइजेशन। ऐसे व्यक्ति का डाइजेशन कैसा होगा? वो स्लो होगा, मंदाग्नि रहेगी इसकी। दूसरा सिम्टम इसको क्या होगा? इसको लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगी। और लॉस ऑफ एपेटाइट क्यों रहेगी इसको? क्योंकि हर व्यक्ति का कोटा होता है। आप सब लोग अपना अपना कोटा लेके आए हो खाने का, इसने अपने हिस्से का कोटा खत्म कर लिया है, इसलिए अब इसको भूख नहीं लगती, अब इसको भूख नहीं लगती। ठीक है, क्योंकि खा चुका है, जितना खाना था उससे 4 गुना ज्यादा खा चुका है। नंबर 3,
हैवीनेस इन एब्डोमेन एंड बॉडी, इसका पूरे शरीर में भारीपन रहेगा। हैवीनेस इन एब्डोमेन एंड बॉडी, इसके पूरे शरीर में भारीपन रहेगा, इसका पेट भी इसका भारी रहेगा, और ये शरीर से भी भारी होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जितने भारी शरीर वाले मिलेंगे आपको, ये सारे जो है कफज वाले मिलेंगे आप। नंबर 4, क्यों भारी हो जाएगा ये? क्योंकि ये है लेथार्जी, ये आलसी आदमी है। एक्सेस, ये सोता बहुत है। एक्सेस स्लीपीनेस, ये जो है ये एक्सेस स्लीपीनेस इसके अंदर रहती है। इसके साथ साथ में पांचवा जो लक्षण रहेगा, ये बहुत सोता भी है, इसको जहां बैठा दोगे वहां सो जाएगा। ये शरीर से भारी होगा, आलसी होगा, और कुर्सी पे बैठे बैठे सो जाता है ये। आपको ट्रेन में कुछ लोग दिखाई पड़े होंगे, ट्रेन में वो आता है, उसने चद्दर बिछाई, जिस स्टेशन पे बैठ लेटा उसी पे सो गया। यहां मालूम पड़ा हमको 4 घंटे हो गए, हम नींद का इंतजार कर रहे हैं, हमको नींद ही नहीं आ रही है, और वो जिस स्टेशन पे उसका रिजर्वेशन था, ट्रेन चली भी नहीं, और सुष्मिता जी वो सो गया। मिले ना ऐसे लोग, दिखते हैं आप लोग? आप 4 घंटे से इंतजार कर रहे हो, मुझे नींद आ जाए, मुझे नींद आ जाए, मुझे नींद आ जाए। रेलवे स्टेशन पे गाड़ी खड़ी हुई, एक बंदा आया, उसने अपनी तकिया उकिया लगाई और वहीं सो गया। ट्रेन खड़ी है, वो सो गया, खर्राटे मारने लगा। सुष्मिता कह रही मैं तो यार 200 किलोमीटर से चली आ रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, और ये यही का यही सो गया, कभी तो ट्रेन चली भी नहीं। ये कौन सा आदमी है? ये कफज आदमी है, इसकी कफ की प्रकृति है। ठीक है, चलो, इसके संग में समस्या क्या रहेगी? स्टिकी स्टूल्स। ये जब मोशन करने जाएगा तो इसके मोशन में इसका जो स्टूल होगा वो स्टिकी होगा। स्टिकी स्टूल्स विद म्यूकस, इसको स्टूल के साथ में म्यूकस आएगा, आव आएगा इसको, और इसकी जो लेटरिन है वो क्या होगी, वो पॉट पे चिपकती है, तो इसका फ्लश चलाने से काम नहीं बनता, इसको अलग से एक बाल्टी पानी डालना पड़ता है, इसको पानी अलग से डालना पड़ता है। ठीक है, इसका मल जो है वो स्टिक करता है। एक और लक्षण आपको दिखाई पड़ेगा इसके संग में, बैड ब्रीथ। इसकी ब्रीथ जो है, इसकी सांसों में बदबू ज्यादा रहती है, बैड ब्रीथ रहेगी, इसकी सांसों में बदबू आएगी। और इसके साथ साथ में एक चीज और रहेगी, और कोटेड टंग। कोटेड टंग, कोटेड टंग मतलब कि इसकी जबान पे एक लेयर सी होगी, आप उसकी जबान चेक करेंगे तो आपको लेयर दिखाई पड़ेगी, व्हाइट लेयर इसके ऊपर चढ़ी होती है, व्हाइट लेयर चढ़ी होती है इसके ऊपर। ठीक है, कोटेड टंग रहती है इसके ऊपर। और यह व्यक्ति दिन भर थूकता रहेगा। आपको कुछ लोग दिखाई पड़े होंगे समाज में जो थूकते बहुत रहते हैं, ऑलवेज स्पिट करते रहते हैं, कहीं भी हो गए उनको स्पिटिंग रहती है, उनको उनको हमेशा लगा करता है कुछ कोटिंग सी है उनके मुंह में, कुछ 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 ऐसा लग रहा है कि उनको स्पिट करना है तो ये थूकते बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में जैसे आम वाले वो वात वाले लोग थे, इसके साथ भी ऐसा ही होता है। अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इन स्टूल। बने रहिए, बहुत अच्छी चीजें सिखाऊंगा आज। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इन स्टूल, यानी कि इसके स्टूल में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स मिलेंगे। साथ ही साथ में आठवां लक्षण क्या है? म्यूकस एक्यूमुलेशन, इसके म्यूकस एक्यूमुलेशन रहेगा, म्यूकस एक्यूमुलेशन इन थ्रोट और चेस्ट। इन थ्रोट एंड चेस्ट, इसको चेस्ट में और थ्रोट में ये करता ही रहेगा, बार बार इसका कफ जो है ये बनता रहता है, चेस्ट में भी कफ बनेगा और बार बार ये कफ निकालता रहता है। ठीक है, ये इसका लक्षण है, ये इसको मैंने बताया, ये कफज संग्रहणी के लक्षण है। तो मोशन कितने रहेंगे? मोशन तो ज्यादा रहेंगे, 4-5 बार जा सकता है, लेकिन जब भी मोशन रहेंगे वो स्टिकी रहेंगे, वो पॉट पे चिपकेंगे उसमें। और साथ ही साथ में शरीर भारी रहेगा, फाउल स्मेलिंग रहेगी, जबान पे कोटिंग रहेगी, आप बहुत आसानी से इसको पहचान सकते हो। अब मैं बात करूंगा स्वभाव की।
पकड़िएगा जरा, इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। ये व्यक्ति बड़ा शांत प्रिय व्यक्ति होगा। ये बिल्कुल जैसे दरियाई घोड़ा होता है। प्लीज मुझे अपने ऊपर कंसीडर मत करिएगा प्लीज, कोई, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं, सुनते रहिए आराम से, है ना। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जैसे दरियाई घोड़ा होता है, सुकून से, जैसे वो मगरमच्छ होता है ना, सुकून से पड़ा हुआ है, इसकी वही कैटेगरी होती है। इसको अगर हिलाओगे नहीं तो ये हिलना नहीं पसंद करेगा। इसको अगर बाहर से कुंडा बंद कर जाओगे, कमरे में लेटा हुआ है, आप बाहर से कुंडा बंद कर दो, बोले हम जा रहे हैं तो वो बाजार होके आ रहे हैं, ये तुमसे एक बार नहीं कहेगा कुंडा बाहर से मत बंद करना, मुझे जरूरत पड़ सकती है बाहर निकलने का। हाँ बंद जाओ, आराम से, आराम से जाओ। ये कहता है मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो, मुझे आराम करने दो, मुझे आराम पसंद है, मुझे डिस्टर्ब ना करो बस केवल। ये बड़ा सुकून पसंद है। इसको चार बातें सुना दोगे, हल्का सा मुस्कुराएगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, कहेगा ठीक है भैया, ठीक है। ये कभी किसी से पंगा नहीं करेगा, ये कभी किसी से लड़ाई नहीं करेगा, इसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगी। बहुत स्थायित्व वाला व्यक्ति होता है, बहुत स्टेबिलिटी इसके अंदर रहती है, बहुत मीठा बोलेगा, बहुत सॉफ्ट रहता है। इसके दिल में कुछ भी चल रहा हो जबान पे लेके नहीं आता ही, ये बहुत सॉफ्ट रहता है। ये बिल्कुल पित्त वालों के अगेंस्ट में रहता है। भारी भरकम, क्योंकि लेटने, इसको लेटे रहना बहुत पसंद है, इसको आराम करना बहुत पसंद है, इसको खाना बहुत पसंद है, इसको स्वीट बहुत पसंद है, इसको ठंडा बहुत पसंद है, इसलिए ये भारी हो जाता है, इसलिए ये मोटा हो जाता है। ये डाइट वाइट जो है इसको सूट करती नहीं हो, ये डाइट वाइट पे बहुत ज्यादा रहता भी नहीं है। और कहता है अगर मोदी केयर करना है तो आराम से हो जाएगा, जितना मैं उतना तो करूंगा, लेकिन यार जो मेरे कंफर्टेबल जोन के बाहर होगा वो नीलिमा दीदी हमसे नहीं हो पाएगा। मेरे कंफर्ट जोन में जितना होगा मैं उतना करूंगा, जो है ना। मैं सामान लेता रहूंगा घर का, ये मैं करता रहूंगा। एक दो मीटिंगों में बुलाओगे तो चला आऊंगा, लेकिन तुम सोचो रणवीर सर 11-11 बजे रात तक पढ़ाएंगे और मैं 11-11 बजे रात तक पढ़ूंगा, तो ये मुझसे नहीं होगा, मैं लीव कर जाऊंगा। मैं 9:30 बजे ज्वाइन करूंगा, 10, 10:15 बजे, 10:30 बजे लीव कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है कि वहां पर 11-11 बजे तक मैं नोट्स बनाऊं। सुकून पसंद आदमी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर बच्चों की शादी करनी है तो कैसे करनी है। कभी भी, जैसे लोग, हम लोग क्या करते हैं, कुंडली मिलाने के लिए पंडितों के पास जाते हैं। आप कुंडली मिलाने के लिए पंडितों के पास मत जाइए, आप मेरे पास आइए। जितनी अच्छी कुंडली मैं मिला दूंगा उतनी अच्छी कुंडली कोई पंडित नहीं मिला पाएगा। सही बता रहा हूं मैं आपको। वात वाले की शादी, वात वाले की शादी कफ वाले से कराओ, पित्त वाले की शादी कफ वाले से कराओ। जैसे हम लोग कहते हैं ना, समगोत्री विवाह नहीं करने चाहिए। तो समगोत्री विवाह मतलब कि एक ही प्रकृति के व्यक्ति के साथ में विवाह कभी नहीं करना चाहिए। जहां कहीं दोनों पित्त वाले मिल गए, दोनों की नाक पे गुस्सा है, दोनों का ईगो 7वें आसमान पे है, दोनों कहते हैं मैं बोलूंगा तुम सुनो, दोनों कहते हैं मुझे भगवान ने कान सिर्फ दिए हैं वो पहनने के लिए, बाले पहनने के लिए, झुमका पहनने के लिए, मुझे कान सुनने के लिए नहीं दिए। तो क्या हो जाएगा, दोनों में मार हो जाएगी, दोनों में मार हो जाएगी, और दोनों आपको कुछ दिन बाद कचहरी में मिलेंगे। तो पित्त वाले दोनों नहीं होने चाहिए, एक पित्त वाला, एक कफ वाला, एक बड़बड़ा रहा है एक शांत, एक चिल्ला रहा है दूसरा शांत है, एक कह रहा है ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये कर डालूंगा वो कर डालूंगा, दूसरा कहता है ठीक है यार जब कर लेना आराम से, अभी फिलहाल सो जाओ, खाओगे कुछ ठंडा ले आओ, कुछ ठंडा पियोगे, कुछ कुछ गर्म खाओगे, कुछ मीठा खाओगे, चलो सोते हैं कल बात करेंगे। ऐसे लोगों की शादी बहुत बढ़िया चलती है। तो क्या करना है, वात वाले, और वात वाले और पित्त वालों की भी मत करा देना। प्रयास करोगे जितना वात वालों की शादी कफ वालों से, पित्त वालों की शादी कफ वालों से, और कफ कफ की शादी मत करा देना, वरना ये तो नरक कर देंगे, खाना बनेगा ही नहीं, ये जोमेटो से ही खाते रहेंगे। ये दोनों महाआलसी हैं, ये दोनों जोमेटो से खाते रहेंगे, ये दोनों स्विगी से खाते रहेंगे, ये दोनों अपना वजन कुंटल कुंटल के ऊपर लेके जाएंगे। ये ये तो बहुत खतरनाक कौम हो जाएगी। तो कफ कफ वालों से अगर करा दिया आपने, आपने देखे होंगे कुछ लोग, भाई साहब वाइफ 1.25 कुंटल की और हस्बैंड 1.5 कुंटल का, ये दोनों कफ वाले, ये दोनों कफ वाले, ये
ये कभी आगे नहीं बढ़ेंगे जीवन में। इनके जीवन का कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। ये सब मस्त लोग हैं, आराम से कहते हैं 4 दिन की जिंदगी मिली है, खाओ पियो ऐश करो, भाड़ में जाए दुनिया। इनको कार्ड दे के आओगे शादी में नहीं आएंगे। ये महा आलसी आदमी कहते हैं भाई साहब शादी मुबारक। ये कहेंगे शादी मुबारक, आपको 1100 2100 जो भेजने हैं आपको गूगल पे कर देंगे, आपके यहाँ शादी में नहीं आएंगे। ये चल के कौन जाएगा 100 किलोमीटर? ये 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर आपके यहाँ जाएंगे नहीं। तो शादी कैसे करनी है? अलग अलग प्रकृति की शादी आपको अलग अलग करनी है। अगर आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे वो शादी चलेगी। मेरी क्यों चली? क्योंकि मेरी मिसेज जो है वो कपज है, इसलिए मेरी चल गई। अब मैं नहीं बताऊंगा मैं किस कैटेगरी में हूं, लेकिन मेरी चली इसीलिए कि मेरी पत्नी कफज है। इसका मतलब ये समझ लो मैं कफज तो नहीं हूं, मैं कफज तो नहीं हूं। मैं अभी आया हूं, मैं निकला था यहां से 11 बजे। 11 बजे निकलने के बाद में मैं होम मीटिंग करने गया था, करीब यहाँ से 125 किलोमीटर। वहां पर मेरी पूरे दिन होम मीटिंग्स हुई है, कई लोगों से बात हुई है मेरी वहां पर। वहां से मैं चला, घर पहुंचा 9:27 पे, और 9:30 पे मैं आपके सामने हूं और अभी तक बोल रहा हूं। तो मैं कफज तो नहीं हो सकता। मैं कपस तो नहीं हो सकता, है ना। और मैं मीटिंग कैंसिल कर सकता था, लेकिन मैंने मीटिंग कैंसिल नहीं करी, है ना। अभी मैंने एक गिलास पानी नहीं पिया है अपने घर पे, अभी मैं मम्मी पापा से नहीं मिला हूं, मैं सीधे वहां से गाड़ी से उतरा हूं। ड्राइवर से कहा तुम गाड़ी अंदर पार्क करो, और मैं फटाक से अपने रूम में आके आपके साथ में टिक 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 करने लग गया। ठीक है साहब। लेकिन मेरी पत्नी कब नहीं, मैं ग्रेट वेट की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी प्रकृति ऐसी भाई। मैं अक्सर भगवत गीता का श्लोक कोट करता हूं, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इत मत्वा न सज्जते। इसका मतलब है कि आप इस संसार में एक गुण के साथ पैदा हुए हैं। आप इस जगत में एक गुण लेके आए हैं, वो चाहे वात का हो, चाहे पित्त का हो, चाहे कफ का हो, डोमिनेंट स्टेज में। बाकी दोनों गुण भी होंगे आपके अंदर, और आप जीवन पर्यंत उसी गुण के साथ ही जिएंगे। डोंट ट्राई टू चेंज द प्रकृति ऑफ एनीबडी। आप किसी की प्रकृति चेंज नहीं कर सकते, एंड वो चेंज होगा भी नहीं। आप कहते हो ना रणवीर सर, सर उसको काम करने के लिए बोलते हो सर वो काम नहीं करता। सर उससे कहते हैं होम मीटिंग करो, वो होम मीटिंग नहीं करता। रणवीर सर उससे कहते हैं वो सीखने का प्रयास करे, सर वो सीखने का प्रयास नहीं करता। क्यों नहीं करता? तत्व वित्त गुण गुणा गुणेश वर्तनते इतमत्वा न सज्जते। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक गुण होता है, वो गुणों के आधार पर ही काम करेगा। आपका गुण वात का है, आप वात का काम करोगे। आपका गुण पित्त का है, आप पित्त का काम करोगे। आपका गुण कफ का है, आप कफ का काम करोगे। हम आपको बदल नहीं सकते, और ना ही हमें आपको बदलना चाहिए। बिच्छू का काम है डंक मारना, गाय का काम है दूध देना, वो वही करेंगे, वो वही करेंगे। सांप को कितने भी दिन आप दूध पिलाते रहो, उसकी पूंछ पे पैर रखोगे, वो क्या करेगा? डसेगा आप, वो डसेगा आपको। गाय को आप रोज लाठी मारो, लेकिन रोज रात में आपको दूध देगी। वो देती है ना सन्यासी सर? गलत तो नहीं कह रहा हूं? गाय को रोज लाठी मारो, आप रोज लाठी मारो, लेकिन शाम को जब बाल्टी लेके बैठोगे वो आपको दूध देगी ही देगी। क्यों? क्योंकि उसका गुण है ये। बैल को हम क्यों पूजते हैं? इतने हमारे यहाँ बैलों की पूजा क्यों करते हैं? हम बैल की पूजा इसलिए करते हैं कि वो आपसे सूखी घास लेता है, सूखी घास लेता है, और काम कितना करता है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। वो लेता आपसे बहुत कम है, देता बहुत ज्यादा है। गाय आपसे लेती बहुत कम है, देती बहुत ज्यादा है, इसलिए हम गाय की और बैल की पूजा करते हैं। समझ में आपको आ रहा है? लेकिन उसी जगह कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लेते बहुत सारा है, देते कुछ भी नहीं है। लेते बहुत सारा है, देते कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। ये सब बातें चलती रहेंगी हमारे साथ में। आइए कुछ और बातें कर लें, इसका ट्रीटमेंट क्या है हम वो बातें करें। आप कहेंगे रणवीर सर बहुत सारी बातें कर लेते हो आप। चलो, इसका ट्रीटमेंट, हाँ जी, इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक मेरा नया प्रोफेशन और शुरू हो गया, शादी राम घर जोड़े। आपको अगर अपने बच्चों की शादी करनी हो तो मुझे अपने साथ जरूर लेके चलो। खाता पीता बहुत ज्यादा नहीं हूं, बस मेरी फीस एक ही है 500 रुपए, बस उससे ज्यादा मैं लेता ही नहीं सर। मरीज दिखवा लो 500 रुपए, मेरे बूट कैंप पे आ जाओ 500 रुपए, मुझसे रिकॉर्डिंग मांग लो 500 रुपए, मुझे शादी बारात में बुला लो अपने बच्चों की शादी बारात में 500 रुपए। 500 रुपए देके मुझे ले चलो, मैं गारंटी देता हूं आपके बच्चों की शादी ऐसी कराऊंगा कि बिल्कुल पूरी जोड़ी जिंदगी भर सही सलामत टकाटक बनी रहेगी। बस मुझे बच्चों से बात कर लेने देना 2 मिनट के लिए। ठीक है जी, चलो अच्छा मुद्दे वाली बात पे आते हैं। हंसी मजाक बहुत हो गया। ट्रीटमेंट में आपको
एक आता है त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु चूर्ण यानी कि सोंठ, काली मिर्च और पिपली। अगर त्रिकटु चूर्ण है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपके घर में सोंठ है, काली मिर्च है, उसको आप अगर लेते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। इसको आप खाने के साथ ले सकते हैं, यानी कि खाना खाने चले और खाना खाने चलते समय आपने थोड़ा सा सोंठ ले लिया, थोड़ी सी काली मिर्च ले ली और थोड़ा सा उसमें नींबू निचोड़ दिया, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया बस। या अदरक की चटनी मान लीजिए, इसको इसको ऐसे ले लीजिए आप। जिंजर की जो है, जिंजर की चटनी ले सकते हैं आप, जिंजर की चटनी ले सकते हैं आप। अदरक जो है, एक टुकड़ा अदरक ले लीजिए आधा इंच का, उसकी चटनी बना लीजिए। थोड़ी सी उसमें सोंठ, थोड़ा सा उसमें काला नमक डाल लीजिए, थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए। खाने से जस्ट 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले ले लीजिए। ये बहुत बढ़िया काम करता है, ये बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है। दूसरा, अगेन जीरा भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो जीरा पानी अगर लेते हैं आप तो बहुत बढ़िया काम करता है इसमें। क्यूमिन वाटर ले सकते हैं ऐसे केसेस में, ये बहुत बढ़िया काम करता है। दिन में 2 बार ले लीजिए, बहुत अच्छी बात रहेगी। तीसरा, अजवाइन बहुत बढ़िया काम करता है। अगेन शायद इसको कैरम सीड्स बोलते हैं, कैरम सीड्स। तो अजवाइन ले सकते हैं आप, अजवाइन बहुत अच्छा काम करता है इसमें। आप इसमें, ये बहुत अच्छा काम करती है बॉटल गार्ड। लौकी बहुत बढ़िया काम करती है बॉटल गार्ड। लौकी जो है इसमें बहुत बढ़िया काम करती है, तो लौकी की सब्जी खाइए सुबह दोपहर शाम, ये बहुत बढ़िया काम करती है। तीसरा, मूंग की दाल। अगर आपकी स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज्यादा वेट आपका हो गया है, बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है आपका, और आपको मोशन जो आते हैं वो स्टिकी आते हैं, और इसके साथ साथ में लेथार्जीनेस बहुत रहती है, थकान बहुत रहती है, मुंह से हल्की सी स्मेल आया करती है आपको, आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप मूंग की दाल पे रह के देखिए। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितने दिन भी आप रह सकते हैं, मूंग की दाल पे रह के देखिए। मूंग की दाल से क्या होगा, आपकी बॉडी जो है डिटॉक्सिफाई होगी पूरी तरह से, आपकी बॉडी पूरी डिटॉक्सिफाई होगी, और जो आपकी अग्नि मंद हो गई है वो अग्नि फिर से प्रज्वलित हो जाएगी। ठीक है। इसके साथ साथ में, हाँ, बटर मिल्क ऑफ कोर्स, ये तीनों ही जगह बहुत फायदा करता है। बस अंतर इतना है कि आपको प्रकृति के हिसाब से इसमें मिलाना है, यानी कि आपको बटर मिल्क तो लेना ही लेना है। इसमें आप क्या लेंगे, क्यूमिन प्लस, क्यूमिन प्लस अजवाइन। तो क्यूमिन, अजवाइन, और इसमें थोड़ा सा वो भी डाल दीजिए आप, जिंजर पाउडर। यानी कि आपने बटर मिल्क लिया, बटर मिल्क लिया, और बटर मिल्क लेने के बाद में उसमें आपने थोड़ा सा जीरा डाल दिया भुना हुआ, थोड़ी सी भुनी हुई अजवाइन डाल दी, और आपने थोड़ी सी सौंठ डाल दी, 2-2 ग्राम आपने डाल दिया। तो और इसमें आप डाल सकते हैं काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, ये आप लेंगे तो निश्चित रूप से ये भी आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा ही करेगा। ठीक है। इसके साथ साथ में आप, 2 मैंने दवाइयां बताई थी आपको, कुटजारिस्ट, ये 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, खाने के बाद आप ले सकते हैं, सुबह शाम, सुबह और शाम। और इसके साथ साथ में बिल्व, ये 2 तो आपको तीनों में काम करेंगी। बिल्व अवलेह ले सकते हैं, या बिल्व चूर्ण ले सकते हैं, जो भी आपको लगे, अवलेह ले सकते हैं, चूर्ण ले सकते हैं, या आप वटी ले सकते हैं, ये आपको खाने के बाद ले सकते हैं। तो कुर्जारिस्ट 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, बिल्व वटी के साथ में या चूर्ण के साथ में या अवलेह के साथ में सुबह शाम ले लीजिए आप। उसके बाद में खाना खा लीजिए, खाना खाने के बाद में छाछ में जीरा, अजवाइन, थोड़ी सी सौंठ, काला नमक लेके ले लीजिए, ये कर सकते हैं। खाने में आप मूंग दाल का प्रयोग ज्यादा करेंगे, लौकी की सब्जी आपको बहुत फायदा करेगी, लौकी की सब्जी आपको बहुत फायदा करेगी, ये ले लीजिए। त्रिकटु आता है, त्रिकटु ले ले तो अच्छी बात है। त्रिकटु अगर नहीं ले पा रहे हैं, त्रिकटु की जैसे आप ले सकते हैं कि खाना खाते समय आपने खाना खा रहे हैं, और खाना खाते समय आपने थोड़ा सा 2 ग्राम, 3 ग्राम त्रिकटु चूर्ण ले लिया। अगर ले पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले पा रहे हैं तो जो मैंने बताया आपको, अदरक की चटनी, ये बहुत बढ़िया काम करती है।
ये बहुत बढ़िया काम करती है, तो आप ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ये ले सकते हैं। एक प्रोडक्ट जो मोदी केयर का मैं इसमें सजेस्ट करूंगा आपको, वो है अमृत शक्ति। 2 कैप मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये भी ले सकते हैं, ये बड़ा अच्छा काम करता है। अमृत शक्ति क्यों काम करता है इसके अंदर? क्योंकि इसके अंदर सारी वो औषधियां मिली हुई हैं जो औषधियां गर्म हैं। इसके अंदर अजवाइन मिला हुआ है, इसके अंदर कपूर मिला हुआ है, इसके अंदर लौंग मिला हुआ है। और जो ये कफ की प्रकृति के लोग हैं, इनका क्या होता है, ये ठंडे होते हैं, ठंडे होते हैं। इसी तरह वात में भी आपको अमृत शक्ति बड़ा अच्छा काम करेगी। तो आप अगर मोदी केयर में बात करें कि क्या लेना है मोदी केयर में, तो अमृत शक्ति लेना है। किसको? अमृत शक्ति वात वाले को और कफ वाले को देना है। ठीक है, जिसकी प्रकृति वात की प्रकृति हो, जिसकी प्रकृति कफ की प्रकृति हो, उसको क्या देंगे? उसको देंगे अमृत शक्ति। आप में से कुछ लोगों ने मुझे कंप्लेन करी कि रणवीर सर, मैंने एक अपने क्लाइंट को वो दे दिया, क्या कहते हैं, अमृत शक्ति दिया, और सर उसको गर्म कर गई, उसको सर बड़ी दिक्कत बढ़ गई, उसको सर वो अमृत शक्ति सूट नहीं करी, उसको दिक्कत हो गई। किसको सूट नहीं करेगी अमृत शक्ति? इतना पढ़ाने के बाद में आइडिया लग गया होगा। जिसकी कौन सी प्रकृति होगी? वात वाले को सूट नहीं करेगी, पित्त वाले को सूट नहीं करेगी, या कफ वाले को सूट नहीं करेगी? किसको सूट नहीं करेगी अमृत शक्ति? बोलो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रंजीता, वेरी गुड, शाबाश। पित्त वाले को सूट नहीं, वेरी गुड, कह रहे वाह, बहुत समझदार हो गए बच्चे। इसका मतलब मैंने जो पढ़ाया आपके पल्ले पड़ गया, है ना? पित्त वाले को सूट नहीं करेगी क्योंकि उसके शरीर में ऑलरेडी बहुत गर्मी है, और आपने उसको अजवाइन दे दिया, आपने उसको कपूर दे दिया, आपने उसको लौंग दे दिया। ये ऑलरेडी गर्म होते हैं, तो गर्म को गर्म से नहीं काट सकते आप। ठीक है, तो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को आपको अमृत शक्ति नहीं देनी। तो इसको क्या दोगे? इसको क्या दोगे ममता शर्मा, बताओ, इसको क्या दोगे? पित्त वाले को अगर गैस बन रही है, एसिडिटी है, उसके पेट में जलन हो रही है, वो सीने में जलन, आंखों में तूफान लिए घूम रहा है, क्या दोगे उसको? बहुत बढ़िया हजीरा बेगम, बहुत बढ़िया। पुदीना तुलसी देंगे उसको, पुदीना तुलसी देंगे, ठंडा ठंडा, कूल कूल, उसको ठंडा ठंडा देंगे। वात वाला भी ठंडा है और कफ वाला भी ठंडा है, उसको क्या देंगे? अमृत शक्ति देंगे। ये ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी होगी, बहुत मजा आया होगा। इसकी रिकॉर्डिंग जानना चाहोगे? इसकी रिकॉर्डिंग हर उस आदमी को मिलेगी जो आदमी हमारे 3 4 5 के बूट कैंप पे एंट्री कराएगा, है ना? इतना तो मेरा भी बनता है। देखो भैया, मैं पित्त वाला आदमी हूं, पित्त वाला आदमी हूं, थोड़ा बहुत दाल रोटी मुझे भी चलाने दो। तो इसमें किसको मिलेगी इसकी रिकॉर्डिंग्स? इसकी रिकॉर्डिंग हर उस आदमी को मिलेगी जो हमारे बूट कैंप पे एंट्री करा रहा है। आप लोग एंट्री कराइए, जितने जिसके इसके रजिस्ट्रेशन होते जाएंगे, उसको उसको इस रिकॉर्डिंग्स का लिंक मिलता चला जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। कल फिर हम आपको पढ़ाएंगे सन्निपातज, कि सर कंफर्म ही नहीं हो रहा कौन सी है, वात है, पित्त है, कफ है, कंफर्म नहीं हो रहा। इसके अंदर 2 लक्षण वात के आ जाते हैं, 2 लक्षण कफ के आ जाते हैं, 2 लक्षण पित्त के आ जाते हैं। अब सर इसका क्या करें? इसको क्या दें? इसको जीरा दें कि अजवाइन दें कि लौकी खिलाएं, या इसको इसका करें क्या सर इसका? कल हम आपको वो पढ़ाएंगे कि उसको कैसे चेक करेंगे, और उसको अगर है सन्निपातज तो उसको क्या दिया जाएगा। कल आपको ये पढ़ाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। आशा है कल रात 9 बजे फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, इसी व्यक्ति के माध्यम से आपको फिर से ट्रेनिंग मिलेगी। थैंक यू। कफ का स्क्रीनशॉट नहीं लिया? वंदना जी कहां रह गई थी आप? ले लो अच्छा कफ वाला स्क्रीनशॉट। चलो ठीक, थैंक यू। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए, फिर हम क्लोज करें। थैंक यू सो वेरी मच। जाए अपने मम्मी पापा से मिले जाकर। अभी निर्मला दीदी पापा मम्मी से मिले ही नहीं, बड़ी स्पीड से एकदम निकल आया, वो नीचे बैठे हुए इंतजार कर रहे होंगे क्या हो गया, एकदम से अचानक से आए, ऊपर चले गए अपने रूम में। जाके पहले उनसे दर्शन करें जाकर, उनसे उनसे मिले जाकर।